नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हमने राजस्थान बोर्ड में चलने वाली पुस्तक हमारा राजस्थान के क्लास 6 के फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्लास 6 के सेकंड लेसन राजस्थान के इतिहास को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सेकंड लेसन चित्तौड़गढ़ ज़िले के छोटे से गांव बाटोली के छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहे हैं। इनसे कोई मतलब नहीं है। मेवाड़ क्यों कहते हैं, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसमें कोई भी चीज़ आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं है। बात करें, हाँ ये ज़रूर देख सकते हो आप, जांगल प्रदेश ये ऊपर वाला बीकानेर के आसपास का, मरुकायंतर ये जैसलमेर जोधपुर के आसपास का, मत्स्य जयपुर के आसपास का, सूरसेन ये इधर भरतपुर रेंज का से लगने वाला सारा क्षेत्र सूरसेन के अंतर्गत आता है। तो ये फर्स्ट पेज है, इसमें सिर्फ यही चीज़ें आपको याद रखनी है, हालांकि इनको आगे डिफाइन किया गया है सबको। तो बात करें सेकंड पेज की, इसका सेकंड पेज है सेकंड पेज। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों में मिलाकर अपने राज्य व जनपदों का निर्माण आरंभ किया था। महाभारत तथा संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब सेकंड पेज में राजस्थान के जनपदों का वर्णन दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं मरु प्रदेश की। मरु प्रदेश ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक गणतंत्र था। हाँ, अब आपको ये बात जरूर याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक गणतंत्र था। बात करें जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर का कुछ भाग सम्मिलित हैं। आपको ये पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई ये सारे ज़िलों के नाम दे देंगे और एक एक्स्ट्रा नाम दे देगा किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट का और कह देगा इनमें से कौन सा जिला मरु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। बात करें कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्दर, जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। ये उप जनपद थे जिनका निर्माण बाद में 16 महाजनपदों के टूटने के बाद हुआ था। तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसमें आपको सिर्फ दो ही बात याद रखनी है मरु में। एक तो ये आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। इसके अलावा ये कहाँ फैला हुआ है, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। सिर्फ ये दो ही चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद बात करें जांगल प्रदेश की, तो इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन कौन से ज़िले आते हैं। इसके साथ इसकी राजधानी अछत्रपुर थी। तो जांगल की राजधानी कौन से थी, अछत्रपुर, और ये अछत्रपुर वर्तमान में कहाँ है, नागौर में है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो अछत्रपुर थी और वर्तमान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में है और 3 जिले इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये यहाँ से क्वेश्चन आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। पौराणिक आखानों के अनुसार यादव वंश के बलराम व श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे, आपको ये बताना है। और ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पौराणिक आखानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे। अब इसमें मरु, जांगल, मत्स्य ये तीनों चारों दे के रखेंगे और उसका राइट आंसर फिर जांगल होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो जांगल में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, 3 तो डिस्ट्रिक्टों के नाम, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, राजधानी अछत्रपुर, नागौर, और इसके अलावा ये यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण यहाँ से गुजरे थे। बात करते हैं मत्स्य जनपद की, तो इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि राजस्थान में किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर आगे बात करें तो महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बताई गई है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। यह जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है, यह आपको पता ही है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री हुआंगचोंग ने भी किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी यात्री हुआंगचोंग ने राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख या वर्णन किया है। तो ये क्वेश्चन इस पेज से बन सकते हैं। पहले मरु प्रदेश में 3 क्वेश्चन बनेंगे, जांगल में बीकानेर, नागौर और जोधपुर, राजधानी अछत्रपुर और बलराम और श्री कृष्ण का वर्णन है। मत्स्य में ऋग्वेद में इस जनपद का उल्लेख मिलता है, राजधानी विराटनगर, जयपुर, अलवर, और चीनी यात्री हुआंगचोंग यहाँ ने भी इस मत्स्य जनपद का वर्णन किया है। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज है
जिसमें कुछ और जनपदों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सूरसेन की। तो सूरसेन में क्या क्या याद रखना आपको कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों में ये फैला हुआ है कि प्राचीन सूरसेन जनपद के अंतर्गत शामिल थे। तो आपको ये 3 तो जिलों के नाम याद रखने हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तीनों ही सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सूरसेन की राजधानी क्या थी, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इसके अलावा 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखों ने सिकंदर के समय सूरसेन तथा शोरसेन का उल्लेख मिला है। तो ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा पूछा जाएगा, यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय भारत या राजस्थान में किस जनपद का उल्लेख किया है, तो यूनानी इतिहासकारों ने भी इसका उल्लेख किया है। सिकंदर के समकालीन यूनानी इतिहासकारों ने भी या यूनानी लेखकों ने भी इस क्षेत्र का वर्णन किया है। इसके अलावा बात करें तो बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान के बयाना अभिलेख में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है, तो इसमें सूरसेन आएगा। बात करें सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उत्सुक पंजाब की और तक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई, जिनके साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध हुई। हाँ, ये कुछ जातियां थी जो सिकंदर के आक्रमण के बाद राजस्थान में आई और यहाँ फिर एक बहुत बड़े कबीले या गणतंत्र का रूप ले लिया। मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियाँ जिनमें थी। तो अगर सूरसेन की बात करें तो सूरसेन में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, भरतपुर, धौलपुर, करौली में फैला हुआ है। इसके अलावा इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। यूनानी लेखकों ने इसका उल्लेख किया है सिकंदर के समकालीन। इसके अलावा अगर बात करें तो बयाना जो प्रशस्ति है उसमें भी, बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन राजवंश का उल्लेख मिलता है। अब नीचे कुछ जातियां दी हुई हैं जो सिकंदर के आक्रमण के समय राजस्थान में आई और उसने बाद में एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। सबसे पहले बात करते हैं सीवी। तो आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था, इसलिए इसे सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। सीवी जाति जो कि सिकंदर के बाद पंजाब और इधर से आई और राजस्थान में, और इसने उदयपुर के आसपास अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसे बाद में सीवी जनपद कहा जाने लगा। और इसकी राजधानी क्या थी, मध्यमिका या माध्यमिका, जो कि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, सीवी जनपद की राजधानी क्या थी। और नगरी नामक गांव में जिसके वर्तमान में अवशेष मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ के नगरी नामक गांव में जिसके अवशेष मिलते हैं, ये अपन संविधान में पढ़ेंगे नगरी। इसके भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ कहा जाता था, ये आपको पता ही है। तो इसमें सीवी में आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो सीवी है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो उदयपुर के आसपास, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी मध्यमिका है, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। ये चीज़ें आपको सीवी के अंतर याद रखनी है। बात करें अर्जुनायन, तो अर्जुनायन ये क्या है, भरतपुर अलवर प्रांत में अर्जुनायन जाति ने अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरतपुर और अलवर प्रांत के पास अपनी विजयों के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध थी, तो अर्जुनायन नामक जाति, जो कि भरतपुर और अलवर प्रांत के पास अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रही। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रियों को पराजित किया था। अब ये बात यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस जाति ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी शक्तियों को परास्त किया था, तो अर्जुनायन। इसके अलावा बात करें तीसरी जाति की, तो यह है मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। नगर जो वर्तमान में कहाँ है, टोंक में स्थित है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए ये वर्तमान में कहाँ है, टोंक में, तो आपको पूछ लिया जाए कि टोंक, जो कि टोंक में स्थित नगर की शक्ति का केंद्र था, तो यह मालव जाति का केंद्र था। नगर जो कि वर्तमान में टोंक में स्थित है। इसके अलावा अजमेर, टोंक, मेवाड़ तक फैल गया था। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालव प्रदेश कहलाता है। वर्तमान में भी टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालव क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मालवों की विजय या दिग्विजय का यूप अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि नादसा भीलवाड़ा में लगा यूप अभिलेख किसकी विजयों का उल्लेख करता है, तो ये आएगा मालवा जाति के विजयों का उल्लेख करता है नादसा का यूप अभिलेख।
बात करें नेक्स्ट जाति की, तो नेक्स्ट जाति है योद्धे जाति। योद्धे जाति राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धे एक शक्तिशाली गणतंत्रीय टीला था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक या लोकतंत्रात्मक कौन सा जाति थी, तो योद्धे आएगा। गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धे ने ही उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा सकता है ऐसे कि संभवतः राजस्थान की किस कबीले ने उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट कर दिया था, तो उसका राइट आंसर होगा योद्धे। इसके अलावा बात करें तो गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्धशास्त्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 15वीं शताब्दी के बाद हुण आक्रमणों ने यहाँ की गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके आक्रमण ने गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा हुण के आक्रमणों ने राजस्थान में मान लो या पूरे भारत में जनतंत्रीय जो जनपद थे उसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके अलावा ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्रत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन का कारण की चर्चा की गई है। अगर आपको ये पूछ सकते हैं कि गणतंत्रीय जनपद के पतन की किस ग्रंथ में की गई है, तो व्रत संहिता नामक ग्रंथ में गणतंत्रीय जनपदों के पतन का चर्चा की गई है। इसके अलावा मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढार क्षेत्र ये इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको योद्धे में 3 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो ये गणतंत्रीय कबीला था और उत्तरी राजस्थान में इसने कुषाण शक्ति को नष्ट कर दिया। इसके अलावा जो गणतंत्रीय जो जनतंत्र थे वो 5वीं शताब्दी में हुणों के शासन के बाद या हुणों के आक्रमण के बाद समाप्त होने लग गए और व्रत संहिता में इनके समाप्त या पतन होने का वर्णन किया गया है। तो आपको ये 4 बातें याद रखनी है। बात करें नेक्स्ट पेज की। अब नेक्स्ट पेज में देखो कुछ जगह या स्थानों और उनकी सीमाओं का वर्णन किया गया है, जैसे मेवाड़, वांगड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवाड़। सबसे पहले मेवाड़ के बारे में बताया गया है। तो प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। बात करें नेक्स्ट पेज की, तो इसमें राजसमंद, भीलवाड़ा जैसे मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि कौन कौन से जिले मेवाड़ में आते हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी में आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक घुइल सिसोदियों, ये आपको याद रखना है कि मेवाड़ क्षेत्र पे कौन से वंश का राज रहा, तो घुइल और सिसोदिया वंश का राज रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर ये समय समय पर इनकी राजधानी रही। ये आप सभी जानते हैं। यहाँ की बोली मेवाड़ी थी, ये भी मेवाड़ से याद रख लेंगे। बात करें वागड़, तो वागड़ नाम से राजस्थान में 2 प्रदेश हैं। वागड़ 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा पिलानी के आसपास नरड़, भादरा, नौर, ये सारे वागड़ क्षेत्र में आते हैं। किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान के यानी कि मोस्टली रूप से दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को वागड़ कहा जाता है और यहाँ की बोली वागड़ी बोली है। बात करें मारवाड़ की, तो प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहलाने लग गया। जो पहले मरु प्रदेश था बाद में मारवाड़ के नाम से फेमस हो गया। 7वीं शताब्दी में इसमें मंडोर, जोधपुर क्षेत्र में गुर्जर पतियारों का राज था। ये यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि 7वीं शताब्दी में मंडोर, जोधपुर क्षेत्र किसके अधीन था, तो गुर्जर पतियारों के अधीन था। उसके बाद यहाँ किसने राज कर लिया, राठौड़ वंश के अधीन आ गया और स्वतंत्रता तक राठौड़ वंश के अधीन ही रहा। बात करें हाड़ौती की, तो आधुनिक बूंदी तथा कोटा का क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश कहलाता है और प्राचीन काल में भूभाग पर मीणा, हाड़ौती प्रदेश में ज़्यादातर मीणा जाति ही निवास करती थी और इन्हीं का आधिपत्य था और मीणा वंश के ही बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। तो आप ये लाइन आपको याद रखनी है कि राजस्थान में जो मीणा वंश का बुंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ और बाद बूंदी से ही अलग होकर कोटा एक नया रियासत बनी। कालांतर में चौहान वंश के हाड़ा शासकों ने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उसके बाद स्वतंत्रता तक यही वंश यहाँ पर राज करता रहा और इसके बाद यहाँ की जो बोली है उसको हाड़ौती बोली कहा जाने लग गया। बात करते हैं नए प्रदेश की, तो यह है ढूंढाड़ प्रदेश। जयपुर उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है, यह आप सभी जानते हैं। 12वीं शताब्दी में कछवाहा राजवंश का राजपूतों ने यहाँ स्थानीय जनजाति जो कि मीणा
मीणा को हराकर, मीणा व बड़गुजरों को हराकर इस राजवंश की नींव रखी और स्वतंत्रता तक ढूढ़ार क्षेत्र में कछवा वंश का ही राज रहा। इस क्षेत्र की जो भाषा है वो ढूढ़ाड़ी कहलाती है। इसके अलावा बात करें मेवात की, तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात के अंतर्गत आता है। यहाँ मेव जाति की अधिकता रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को मेवात प्रदेश कहते हैं। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया। इसके अलावा बात करें तो इन सब अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र, जैसे कि यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ अन्य नाम दिए गए हैं। जैसे जैसलमेर को माड़ या वल कहा जाता है, तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है कि जैसलमेर माड़ या मल किसे कहते हैं, तो जैसलमेर क्षेत्र को कहते हैं। जोधपुर के दक्षिण भाग को गुजरातरा कहा जाता है। इसके अलावा प्रतापगढ़ को कांठल, ये आप जानते ही हैं। झालावाड़ को मालव, ये मैंने आपको पहले ऊपर बता ही दिया। चूरू की बात करें, चूरू झुन्नू सीकर को शेखावाटी, ये आप जानते हैं। और ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से मेलवाड़ा के नाम से जाना जाता है, ये आप जानते ही हैं। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र भौगोलिक परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियाँ, बेसवासा, ये तो सब बकवास है, इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको चार बातें याद रखनी है। जैसलमेर को माड़ या मल कहा जाता है, जोधपुर को गुजरातरा कहा जाता है, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ को मालव, चूरू को झुन्नू को शेखावाटी कहा जाता है, ब्यावर अजमेर को मेलवाड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नीचे अंचल क्षेत्र, ऋग्वेद, प्राचीन वेद आप जानते ही हो। छत्रप, ये बात आपके काम की है। प्रांत के मुखिया को छत्रप कहा जाता था। राज्यपाल जो कि भारत में शक जाति के शासकों के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था, राज्यपाल, और छत्रप राज्यपाल का ही एक रूप बाद में आके अलग हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज है नेक्स्ट पेज, ये तो क्वेश्चन आंसर है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बूंदी। कोटा बूंदी क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? जो आसपास के क्षेत्र की भाषा, ये तो आप कर लोगे, कोई मतलब नहीं है। तो इसी के साथ हमने आज से